चिंताओं से दूर होने का टाइम आ गया है। राजा चंद्र दुखी हो गए। ओह, पहले मास्टर योग उनके सीनियर को ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि मास्टर टीचर जरूर उनका इलाज कर पाएंगे। लेकिन उल्टा उन्होंने भी वही कहा जो मास्टर योग ने कहा था। मास्टर खन्ना ने कहा, लेकिन एक और रास्ता है। हम मास्टर टीचर तो हैं, लेकिन हम भी सिर्फ एक स्टार मास्टर टीचर हैं। अगर आप किसी 2 स्टार मास्टर टीचर को यहाँ इनकी जांच के लिए बुला पाएं तो हो सकता है कोई इलाज निकल आए। 2 स्टार मास्टर टीचर? राजा चंद्र ने पूछा। 1 स्टार मास्टर टीचर को ही यहाँ बुलाने में उन्हें इतने पैसे देने पड़े, और फिर भी सबने मना कर दिया। सिवाय इन तीनों के और कोई मास्टर टीचर यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं था। ये तीनों भी सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर और भी काम थे, और उन्होंने सोचा कि लगे हाथ वो काम भी हो जाएंगे, वरना यहाँ तो एक भी मास्टर टीचर ना आता। और ये 2 स्टार मास्टर टीचर को बुलाने की बात कर रहे थे। बड़े बड़े देशों में भी ऐसे मास्टर गिने चुने होते थे। वहाँ के राजाओं को भी उन्हें अपने अपने देश में बुलाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता था। फिर उसके जैसे छोटे से देश के राजा के लिए तो ये काम नामुमकिन ही था। वो तो शायद उससे बात भी ना करे। राजा ये सोच सोच कर दुखी हुए जा रहा था कि अचानक से मास्टर युग बोले, महाराज मेरे पास एक खबर है जो शायद आपके काम आ जाए। महाराज मेरे पास एक खबर है जो शायद आपके काम आ जाए। मास्टर युग बोले, अच्छा क्या? राजा चंद्र ने युग से पूछा। मास्टर युग ने कुछ दिन पहले सुनी खबर बता दी। कुछ दिन पहले शहर में एक मास्टर टीचर आए हैं, और उनके काम देखकर तो लग रहा है कि वो 1 स्टार से बड़े लेवल के मास्टर टीचर हैं। मास्टर टीचर 1 स्टार से बड़े? राजा काफी दिनों से शहर से बाहर थे, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था, और उन्होंने आदेश की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी थी। जी, उस मास्टर टीचर ने नवाब सिराज अली की वाइफ की बीमारी और राजेश खुराना की 10 साल की बीमारी को भी ठीक कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही मास्टर युग ने वो सब बता दिया जो भी उसे पता था। वो खुद भी एक डॉक्टर था, और ये सभी लोग पहले अपने इलाज के लिए उसके पास भी आए थे, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि ये सब बीमारियां ठीक करना कितना मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी उस मास्टर टीचर सेन ने इन बीमारियों को सिर्फ 10-20 मिनट में ठीक करके दिखा दिया, और इसीलिए ही वो खुद भी उस मास्टर टीचर से मिलने जाना चाहता था। उसने किसी को ठीक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मास्टर टीचर ही होगा। उन दोनों की बातें सुनकर मास्टर टीचर प्रकाश बोले, ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक मास्टर डॉक्टर हो। मास्टर टीचर को भले ही सारे प्रोफेशन की जानकारी होती है, लेकिन उनका मेन काम लोगों को सलाह देकर उनकी अगले लेवल में पहुंचने में मदद करना होता है। मास्टर खन्ना और मास्टर सिंह भी अपना अपना सिर हिलाने लगे। उन्हें भी यही सही लग रहा था। उनका शक भी सही था। कहने को तो मास्टर टीचर सभी प्रोफेशन जानते थे, लेकिन सिर्फ बड़े लेवल के मास्टर टीचर ही किसी को ठीक करने का काम कर सकते थे। आमतौर पर 1 स्टार और 2 स्टार मास्टर टीचर सिर्फ लोगों को सलाह देकर ही उन्हें अगले लेवल में पहुंचने के लिए मदद कर सकते थे, और वैसे भी मास्टर टीचर बहुत ही मशहूर लोग होते थे। फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक मास्टर टीचर शहर में आकर रहना शुरू कर दे और किसी को पता भी ना चले? ओह, मास्टर युग भी उनकी बात को नकार नहीं सकते थे। इस मास्टर सेन ने वैसे भी काफी हंगामा मचाया हुआ था, लेकिन उसके काम लोगों को ठीक करने वाले ही थे। ऐसा एक भी काम नहीं था जिसमें उसने किसी को अगले लेवल में पहुंचने में मदद की हो, सिर्फ राजेश खुराना को छोड़कर। और ये सिर्फ कहा जा रहा था कि वो एक मास्टर टीचर होगा। खुद युग भी अभी तक उससे मिले नहीं थे, इसलिए पक्का नहीं कह सकते थे कि ये सच था या नहीं। तुमने क्या नाम बताया उसका? मैं आसपास के सभी देशों के 2 स्टार मास्टर टीचरों को जानता हूँ, मास्टर खन्ना बोले। उनका नाम इंद्रसेन है। इसके अलावा मुझे और कोई डिटेल नहीं पता है, युग ने कहा। इंद्रसेन? खन्ना ने कहा, नहीं, आसपास के किसी भी देश में इस नाम का कोई 2 स्टार मास्टर टीचर नहीं है। मैं कुछ 3 स्टार मास्टर टीचरों को भी जानता हूँ, लेकिन ये नाम मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। मास्टर टीचरों के भी अपने ग्रुप होते थे, लेकिन उन्हें भी हर लेवल का अंदाजा तो होता ही था। लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी इस मास्टर टीचर का नाम तक नहीं सुना था। ये जरूर कोई धोखेबाज होगा, तभी तो उसने हर मिलने वाले को 3 लाख देने के लिए कहा है, वरना ऐसा कौन सा मास्टर टीचर होता है जो लोगों से पैसे मांगता है? प्रकाश ने गुस्से से कहा। मास्टर टीचर के पास तो इतनी पावर होती थी कि उनकी एक आवाज पर राजा भी उनकी हर इच्छा पूरी कर दे। फिर वो किसी आम इंसान से 3 लाख रुपए क्यों मांगेंगे? यही सोचकर उन्हें लगा कि ये इंद्रसेन फर्जी होगा। अब युग को भी उलझन होने लगी थी। पिछले 2 दिन से
उसने मास्टर सेन के बारे में काफी सुना था। वो खुद उससे मिलना चाहता था, लेकिन अब ये तीनों मास्टर टीचर कुछ अलग ही बोल रहे थे। ये पता लगाना तो आसान है कि वो धोखेबाज है या नहीं। कुछ दिनों तक मैं यहीं हूँ और कल मैं फ्री भी हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ इस मास्टर से मिलने चलूं? खन्ना ने पूछा। मैं भी आप दोनों के साथ चलना चाहूंगा। मास्टर टीचर बहुत ही ऊंचा प्रोफेशन होता है और सच्चा भी। अगर कोई इस प्रोफेशन से खिलवाड़ करेगा तो मैं खुद उसे सबक सिखाना चाहूंगा, प्रकाश ने भी गुस्से से कहा। मुझे भी साथ में ले चलना। सच पूछो तो इस मामले को मैं भी देखना चाहता हूँ, सिंह ने हंसते हुए कहा। ठीक है, युग ने सिर हिला दिया। मास्टर टीचरों की बात सही थी। कोई भी असली मास्टर टीचर होने का नाटक नहीं कर सकता था, इसलिए अगर वो टीचर हुआ तो इन तीनों के वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो नकली हुआ तो उसकी पोल वहीं पर खुल जाएगी। इस पूरी बात में राजा कुछ नहीं बोले। वो भले ही राजा थे, लेकिन मास्टर टीचरों के आपसी मामले में वो भी कुछ नहीं कह सकते थे। इधर विपिन को मास्टर टीचर के देश में आने के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो बड़े आराम से उठा और एक अंगड़ाई लेने लगा। सूरज सिर पर आ गया था। अपना सामान बांधकर उसने नाश्ता किया और मोहन को ऑर्डर दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई भी आए तो उसे बाहर इंतजार करने के लिए कह देना। जी मास्टर, मोहन ने कहा। वो एक मास्टर टीचर का बटलर बनकर बहुत खुश था। अब देश का कोई भी पावरफुल इंसान उसके दरवाजे पर आए, उसे सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उल्टा हर कोई उसके सामने झुकता था। इन सब किस्सों के बाद उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर था। विपिन को कहाँ पता था कि उसका बटलर चने के झाड़ पर चढ़ा रहा था। उसे तो लगा कि मोहन उसकी बात समझ गया, इसलिए वो बाहर चल दिया। फिर एक सुनसान गली में उसने अपना भेष बदला और राजेंद्र के घर की तरफ चल दिया। आज मास्टर राजेंद्र उसे बुक कलेक्शन में ले जाने वाले थे। जल्दी ही वो उनके घर तक पहुंच गया। उसके वहां आते ही मास्टर राजेंद्र दुखी होकर बोले, विपिन भाई, मुझे माफ करना। माफ करना? क्या बुक कलेक्शन में एंट्री के लिए मना कर दिया गया है? विपिन का चेहरा उतर गया। अगर उसे एंट्री नहीं मिली तो वो अगले लेवल की किताब कैसे पूरी करेगा? नहीं, वो बात नहीं है। मैं अपने नालायक बेटे के कामों के लिए माफी मांग रहा हूँ, राजेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। नालायक बेटा? विपिन को कोई अंदाजा नहीं था कि मास्टर राजेंद्र किस बारे में बात कर रहे थे। उनके नालायक बेटे से विपिन को क्या मतलब? वो कौन सा उसे जानता था? हाँ, मुझे भी कल ही इस बारे में पता चला। मेरे उस निकम्मे बेटे ने तुम्हें टीचर एग्जाम के लिए चैलेंज करके तुम्हें परेशानी में डाला है। मैं थोड़ी देर बाद स्कूल जाकर उससे बात करूंगा ताकि वो इस तरह से तुम्हें गुस्सा ना दिलाए। वो जानता नहीं है कि तुम कौन हो, राजेंद्र ने बताया। चैलेंज? विपिन को हैरानी हुई। उसने कहा, मास्टर राजेंद्र, आप क्या विवेक शर्मा आपका बेटा है? उसे कोई अंदाजा नहीं था कि विवेक शर्मा राजेंद्र का बेटा होगा। हाँ, वो मेरा ही नालायक बेटा है। 3 साल पहले मेरा उससे झगड़ा हो गया था और गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया था और उस दिन के बाद एक बार भी वापस नहीं आया, राजेंद्र ने बताया। ओह, वैसे मैंने उसके लिए तैयारी कर ली है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके पास गए तो वो उल्टा ये सोचेगा कि मैंने ही आपको ऐसा करने के लिए भेजा होगा, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी मैच के बारे में सबको पता चल ही गया था। अब तो वो भी पीछे नहीं हट सकता था। अब जब विपिन को उसे उसकी जगह दिखानी ही थी तो बेहतर यही होगा कि वो इज्जत से ऐसा करे। अगर मास्टर राजेंद्र अब वहां उससे कुछ कहने जाएंगे तो बिना वजह तमाशा बन जाएगा और विपिन की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये तो वही बात हो जाएगी जैसे एक कमजोर बच्चा जब खुद ना लड़ सके तो मारने वाले की शिकायत टीचर से करे। प्रॉब्लम से निपटने का ये कोई तरीका नहीं होता था। ठीक है, विपिन की रिक्वेस्ट सुनकर मास्टर राजेंद्र भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वो आगे बोले, विपिन भाई, मेरे उस बेटे ने कभी हार नहीं देखी है और इसलिए ही उसे इतना घमंड हो गया है। ये अच्छा ही होगा कि उसे पता चले कि दुनिया कितनी बड़ी है और कोई ना कोई उससे बेहतर होगा ही। शायद हारने के बाद ही उसका घमंड थोड़ा कम होगा और वो फ्यूचर में ठीक से बढ़ोतरी कर पाएगा। उसका वो बेटा कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गया था। उसे थोड़ी गुस्से से क्या बात कर ली, घर ही छोड़कर चला गया और दोबारा वापस भी नहीं आया। उसने ये नहीं सोचा कि इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर विपिन भाई उसे सबक सिखा दे तो ही अच्छा होगा। एक बार हार मिलेगी तो उसे समझ आएगा अगर उसे जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो कभी दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए। ओह ठीक है, विपिन ने राहत की सांस ली। वो तो यही सोच रहा था कि अगर उसने विवेक को हराया तो राजेंद्र उससे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब सामने वाला ही उसे सबक सिखाने के लिए कह रहा था तो उसे क्या दिक्कत हो सकती थी। फिर थोड़ी देर चलकर वो दोनों महल के सामने पहुंच गए। बुक कलेक्शन महल के अंदर ही था। उस बुक कलेक्शन में लाखों किताबें थी जो पूरे देश से कई सालों में इकट्ठी की गई थी। सिर्फ राजा का परिवार, नवाब और कुछ गिने चुने अधिकारी ही उसके अंदर एंट्री कर सकते थे।
और राजेंद्र तो राजा के टीचर थे, इसलिए उन्हें भी एंट्री करने का हक था। और राजेंद्र का किसी और को यहाँ लाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उन दोनों को वहां देखकर गार्ड उन्हें एंट्री देने के लिए फौरन खड़ा हो गया। विपिन ने चलते हुए आसपास देखा। महल बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इससे आलीशान महल नहीं देखा था। महल में कई बगीचे थे और कई गलियारे थे। अगर इंसान को सही जगह जाने का रास्ता ना पता हो तो इंसान आसानी से गुम हो सकता था, लेकिन मास्टर राजेंद्र को सही रास्ता पता था। बहुत देर तक चलते रहने के बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आ गए। मास्टर राजेंद्र बोले, ये है हमारे देश का बुक कलेक्शन। विपिन ने देखा कि सामने सुनहरे रंग की पट्टी पर बिल्डिंग का नाम लिखा था। वहां कई रैक बने हुए थे, जिनमें कुछ रैक तो कई दर्जन मीटर बड़े थे और उनमें कई सारी किताबें रखी हुई थी। फिर अपने हाथ में एक गोल्डन टोकन लेकर राजेंद्र ने उसे टोकन दिया। ये राजा चंद्र का गोल्डन ड्रैगन टोकन है। इसके पास में होते हुए तुम कितनी भी किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन बस मनाही वाले एरिया में मत जाना। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। उस टोकन पर एक ड्रैगन की तस्वीर बनी थी। टोकन लेते हुए विपिन बोला, थैंक यू मास्टर राजेंद्र। ये जगह देश की सबसे सिक्योर जगहों में से एक थी। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कई तरह की बाउंड्री और जगह बनाई गई थी ताकि इस बिल्डिंग की रक्षा की जा सके। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें जितनी किताबें देखनी है तुम देख लेना, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं, मास्टर राजेंद्र ने हंसते हुए कहा। अब मुझे ये सारी किताबें अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी में कॉपी करनी है, विपिन ने मन ही मन सोचा। इतनी सारी किताबें उसने पहली बार देखी थी। उन्हें देखकर तो विपिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ जल्दी नहीं थी लेवल 6 की किताबें देखने की, इसलिए वो पहली रैक के पास गया और पहली किताब उठाकर एक एक करके पन्ने पलटने लगा। जब विपिन बुक कलेक्शन में पन्ने पलटने में बिजी था, तब इधर मास्टर खन्ना, मास्टर प्रकाश और मास्टर सिंह युग के साथ उसके बंगले में पहुंच गए थे। युग ने इशारा किया, मास्टर सेन यहीं रहते हैं। मास्टर खन्ना ने कहा, दरवाजा खटखटाओ। ठक 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 ठक। आगे बढ़कर युग ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला और मोहन बाहर आया। भीड़ को देखकर उसने कहा, मास्टर से मिलने आए हो तो 3 लाख रुपए दो और दरवाजे पर वेट करो। जब मास्टर को तुमसे मिलना होगा तो वो तुम्हें बुलवा लेंगे। मास्टर युग शहर के बड़े लोगों में से एक थे और कई लोग उन्हें जानते थे, लेकिन मोहन जैसे मार्केट के लोग उसे कभी मिले ही नहीं थे। वैसे भी मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आया था। उसके मास्टर एक मास्टर टीचर थे, फिर चाहे कोई शेर आए या भालू, हर किसी को मास्टर की बात माननी ही होगी। वो लेकिन मास्टर युग को हैरानी हुई। उसके साथ में 3 मास्टर टीचर थे। एक छोटा सा बटलर उनके सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी क्या? मैं युग हूं और मैं तुम्हारे मास्टर से मिलने आया हूं। उसे तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि सामने वाला मास्टर टीचर का बटलर था, इसलिए देश का बड़ा आदमी होकर भी उसे किसी मास्टर टीचर से झगड़ा नहीं मोल लेना था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम युग हो या टुग। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? 3 लाख रुपए दो और बाहर इंतजार करो, तब शायद तुम्हें मास्टर से मिलने का एक मौका मिल जाए, वरना चलते बनो। मोहन ने हाथ हिलाते हुए कहा, जैसे वो मक्खियों को भगा रहा हो। उन मास्टरों का एक गार्ड ये सब देखकर गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें पता नहीं है हमारे साहब कौन है? मोहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता होगा। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें रूल को मानना ही पड़ेगा, इसलिए बकवास मत करो और नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जाओ यहाँ से, और अगर तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं तो इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मोहन को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसका साहब चाहे कोई भी हो, किसी मास्टर टीचर से तो छोटा ही होगा। तुम्हें गुस्से में वो गार्ड आगे बढ़ा। उसका मास्टर टीचर खन्ना था। वो जहाँ भी जाता था उसकी इज्जत होती थी, और इस आदमी ने उसे एक नाटक करते हुए भिखारी में बदल दिया। तुम भिखारी होगे, तुम्हारा पूरा खानदान भिखारी होगा। गार्ड मन में तो उसे गालियां दे रहा था, लेकिन मोहन को कहाँ पता था कि विपिन और मोहन एक असली मास्टर टीचर के पैसों के सामने सच में भिखारी ही थे। गुस्से से लाल गार्ड अपने मास्टर की असलियत बताने ही वाला था कि उसके मास्टर ने उसे रोक लिया। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने सोचा कि तुम्हारे मास्टर से मिलते चलें। अगर आप अपने मास्टर को हमारे यहाँ होने की खबर दे दें तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मोहन ने आगे बढ़कर अपने हाथ से मास्टर के गाल पर थपकी दी और कहा, बूढ़े, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, या फिर तुम बेवकूफ हो? जो अभी कहा वो सुना नहीं? अगर तुम्हें मास्टर से मिलना है तो तुम्हें 3 लाख देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, यही रूल है।
क्या तुम्हें रूल का मतलब समझ नहीं आता? रूल का मतलब वो चीज जो सबको माननी पड़ती है, समझे? उसकी हरकत देखकर युग डर गया और लगभग बेहोशी हो गया। मास्टर टीचर के गाल पर चाटा मारा। ये देखकर मास्टरों के साथ आए गार्ड भी आग बबूला हो गए। शौक से कोई हिल भी नहीं पा रहा था। हे भगवान, इस आदमी ने सच में एक मास्टर टीचर के गाल पर चाटा मारा और एक मास्टर टीचर को बेवकूफ कहा। अब बात हिम्मत की नहीं थी, बात तो ये थी कि ये इंसान इतना जल्दी मरना क्यों चाहता था। यहाँ तक कि मास्टर खन्ना को भी शौक लगा था। उसे नहीं लगा था कि ये मोटा आदमी इस तरह बर्ताव करेगा। अब तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। चाहे जो हो जाए, एक मास्टर टीचर की इज्जत हर जगह होती थी। अनगिनत एक्सपर्ट उससे मिलने आते थे, लेकिन कोई भी उसके डर से हिलता भी नहीं था। और इस आदमी ने उसके गाल पर मारा। अचानक से हुई इस बात से उन्हें इतना शौक लगा कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट किया जाए। उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ये टाइम गुस्सा करने का नहीं था। सामने वाला उसे पहचानता नहीं था और उसके लिए एक मास्टर टीचर होकर, खासकर देश के राजा का मेहमान होकर, एक बटलर से झगड़ा करना शर्मनाक होगा। इसलिए सामने वाले के दूसरे चाटे से वो तेजी से बचा। फिर गुस्सा काबू करते हुए उसने अपने पीछे खड़े एक आदमी से कहा, सुनो जी, गार्ड बोला। और फिर उसने इशारा समझकर एक टोकन निकाल कर दिया। ये मेरे मास्टर की क्लास का टोकन है। ये जिसके पास भी होगा उसे मास्टर 2 घंटे गाइड करेंगे। इसकी कीमत 3 लाख रुपए होगी। कुछ मास्टर टीचर अपने निशान का ऐसा ही टोकन देते थे। जिस किसी के पास भी ये टोकन होगा उसे मास्टर टीचर फ्री में पढ़ाएंगे। ये मास्टर टीचर का एक निशान था और इसे पैसे के बदले में दिया जा सकता था। आखिरकार एक मास्टर टीचर के लेसन इतने कीमती जो होते थे, बहुत कम लोग ये लेसन ले पाते थे। लेवल 7 के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी मास्टर टीचर से पढ़ने के चांस के लिए लड़ जाते थे। पैसों के मामले में ये टोकन 3 लाख से ज्यादा का ही था। ताड़ हाथ में लेते ही मोहन ने बिना देखे वो टोकन ऐसे फेंक दिया जैसे कचरा फेंक रहा हो। वो टोकन जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम्हारे दिमाग के पेच ढीले हैं क्या? तुम्हें लगता है कि एक बेकार सा टोकन 3 लाख का होगा? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भागो यहाँ से। इतना चिल्लाकर मोहन वापस बंगले में जाने लगा। उस देश में कोई मास्टर टीचर नहीं था, इसलिए ऐसे टोकन मार्केट में नहीं देखने को मिलते थे और इसलिए ही मोहन ने भी ऐसा कोई टोकन कभी नहीं देखा था। उसे यही लगा कि सामने वाले के पास पैसे नहीं थे और वो उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनसे और बात करके कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम मास्टरों के पीछे खड़े गार्ड मोहन का ऐसा बर्ताव देखकर गुस्से से लाल हुए जा रहे थे। कोई मास्टर ऐसे किसी इंसान को अपना बटलर क्यों बनाएगा? ये तो किसी की बात ही नहीं सुनता। लेकिन मोहन को गेट बंद करते देख युग बीच में बोल पड़े, मोहन भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो। ये लो 3 लाख रुपए। क्या अब तुम अपने मास्टर को हमारे यहाँ आने के बारे में बता सकते हो? युग को लगा कि अगर ये मुद्दा उसने ऐसे ही छोड़ दिया तो तीनों मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। वो तो सिर्फ एक डॉक्टर था, उसे ऐसी किसी खतरनाक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना था। और अगर लड़ाई हुई तो सबसे पहले मुसीबत उसी पर आती, क्योंकि वही उन्हें यहाँ लेकर आया था। ये हुई ना बात। कम से कम तुम्हें तो बात समझ में आती है। पैसे लेकर मोहन ने सिर झुकाकर देखा कि पैसे असली थे या नकली। फिर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने वो फालतू सा टोकन क्यों दिया? मैंने बहुत कंजूस लोग देखे हैं, लेकिन इतने कंजूस भी नहीं देखे। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी हूँ। बिना पैसे दिए तो तुम अंदर जाने की सोचना भी मत। उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा तो सभी को आ रहा था, यहाँ तक युग भी अब गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता कि ये जिस टोकन को फालतू बोल रहा था वो मास्टर टीचर का टोकन था। उसने उसकी कीमत कभी सोची भी नहीं होगी। एक लेवल 7 का एक्सपर्ट भी अपनी जान पर खेल जाता था सिर्फ इस टोकन को पाने के लिए, और इसने उसे बेकार समझकर तोड़ दिया। क्या ये सच में किसी मास्टर टीचर का बटलर हो सकता था? वरना इसे ऐसी किसी चीज को पहचानने में गलती कैसे हो सकती थी? ठीक है, तुम सब यहाँ वेट करो। मास्टर को कुछ काम था, इसलिए वो बाहर गए हुए हैं। जब वो वापस आएंगे और उनके पास टाइम होगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। पैसे अपने पास रखकर मोहन ने कहा, बाहर है? मास्टर युग को फिर शौक लगा। अगर वो बाहर ही था तो पहले क्यों नहीं कहा? पैसे लेने के बाद हमें यहाँ इंतजार करने के लिए कह रहे हो? अगर वो अकेला होता तो बात थी, लेकिन वो 3 मास्टर टीचरों को वेट करने के लिए कैसे कह सकता था? अपने गुस्से को काबू करते हुए युग बोला, क्या आप ये खबर अपने मास्टर तक जल्दी पहुंचा सकते हैं? हमारा काम थोड़ा अर्जेंट था। इतना भी क्या जरूरी काम है? मोहन ने पूछा। पैसे मिल जाने के बाद उसका बर्ताव थोड़ा सा सुधर गया। आखिरकार कस्टमर ही तो भगवान होता है। गार्ड फिर पीछे से चिल्लाया,